हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मेक माई स्टडी पर। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके लाया कि सर इसका जो है तीसरा वीडियो लाइए। बहुत ही कॉन्सेप्ट जो है हम लोग का क्लियर हो रहा है आपके चैनल के माध्यम से। तो मेरा मकसद यही है कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ताकि बड़े से बड़े मोशन का जो आपसे कॉन्सेप्ट जो आए आपके सामने, आपके सामने क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंट जो है सामने रखूंगा। एक तो स्पीड के बारे में बताऊंगा, दूसरा वेलोसिटी के बारे में, और तीसरा एक्सेलरेशन यानी इस चाल के बारे में बताऊंगा, वेग के बारे में बताऊंगा और त्वरण के बारे में बताऊंगा। ये तीनों पॉइंट जो है हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर जो बच्चे 9th में हैं उनके लिए बेसिक जो है रामबाण साबित होने वाला है। तो उम्मीद करूंगा आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम अब समझते हैं कि चाल होता क्या है, स्पीड किसे कहते हैं। बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा, बहुत ही जीरो लेवल से समझाऊंगा। आप भले ही कहीं पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े, उससे मतलब हमको नहीं है, बस आपको सिखाना ही मेरा पर्पज है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि हर वीडियो में मैं यही चीजें बोलता हूं, ताकि आप जो है उस पॉइंट को नोट करेंगे और बार बार उसे रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बेसिक को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। देखिए होता क्या है चाल, सबसे पहले होता क्या है उस बात को समझिए। देखिए चाल क्या होता है कि चाल सिर्फ वस्तु की तेजी को बताता है कि वह वस्तु कितनी तेजी से चल रही है। चाल का मतलब ही होता है तेज, वह वस्तु कितनी स्पीड से। अगर आप फील्ड में दौड़ते होंगे तो पहले धीरे धीरे दौड़ते होंगे, फिर धीरे 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 अपनी स्पीड को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो सिर्फ चाल जो है उस वस्तु की तेजी को बताता है, यही हमारा चाल का मतलब होता है। परिभाषा अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्लियर है? एकांक समय में यानी आप जितना समय में किसी दूरी को पूरा करेंगे वो क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा। चाल को देखिए, दूरी को हम लोग किस में नापते हैं, दूरी का जो है हम लोग मीटर में नापते हैं और समय को हम लोग सेकंड में नापते हैं। अगर आपसे पूछेगा चाल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आप कहिएगा मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? दूसरा देखिए, चाल एक प्रकार का अदिश राशि है। मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि अदिश और सदिश होता क्या है, इस पर और मैं आने वाले टॉपिक में सदिश और अदिश को बिल्कुल बेसिक से क्लियर करूंगा। यहां पर कुछ हिंट समझ लीजिए। देखिए एक होता है हमारा अदिश राशि और दूसरा होता है सदिश राशि। दूसरा होता है सदिश राशि। तो मैंने आपसे कहा कि मैं 2 किलोमीटर चला, मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने 2 किलोमीटर चला, और इसमें कह रहा हूं कि 2 किलोमीटर पूरब चला। कहाँ चला? 2 किलोमीटर पूरब चला। तो देखिए जिसमें केवल परिमाण की बात की चर्चा करेगा, जिसमें केवल परिमाण का मतलब केवल 2 किलोमीटर की चर्चा। अब 2 किलोमीटर कहाँ, इसका कोई जिक्र नहीं किया है, केवल परिमाण होगा जिसमें, वो अदिश कहलाएगा। और जिसमें देखिए परिमाण के साथ साथ दिशा होगा उसे सदिश कहेंगे। इतनी बात क्लियर हुआ। चाल क्या है? तो चाल एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का जो फार्मूला होता है वो दूरी बटा समय होता है। जब चाल का आपसे मात्रक पूछेगा तो मीटर प्रति सेकंड आप लिख दीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। चाल एक प्रकार की अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होता है? जिसमें केवल परिमाण हो। परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान। तो देखिए 2 किलोमीटर किधर कोई चर्चा नहीं किया है, तो केवल परिमाण होगा, वो अदिश राशि कहलाएगा। और देखिए परिमाण के साथ साथ पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ये सब होगा परिमाण के साथ साथ, वो क्या कहलाएगा? सदिश राशि कहलाएगा। ये चाल आपको समझ में आ गया। अब आइए समझते हैं कि वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, वेलोसिटी क्या होता है। तो देखिए एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। अब आपके दिमाग में अगर आप नए होंगे तो विस्थापन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि होता क्या है। तो विस्थापन का मतलब होता है कुल दूरी का शॉर्टकट तरीका। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है अपनी स्कूल जाना है, तो एक रास्ता होता है रोड से जाना, और एक रास्ता होता है गली गुल्ली से पहुंचकर हम अपने कॉलेज के पास, स्कूल के पास क्या होता है, पहुंच जाते हैं। तो दूरी का शॉर्टकट तरीका को हम लोग विस्थापन कहते हैं। क्लियर है? तो एकांक समय में जितना विस्थापन वो तय करेगा वही क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। वेग का फार्मूला क्या है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन को भी हम लोग मीटर में व्यक्त करते हैं और समय को सेकंड में। तो वेग जो चाल का जो मात्रक था वही वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? चाल और वेग में कोई अंतर नहीं है, बस एक छोटा सा अंतर है, उस अंतर को आप समझ जाइए। जैसे कि यहाँ पर देखिए वेग एक प्रकार की सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है? क्योंकि वेग में जो है परिमाण के साथ साथ इसमें दिशा भी होता है। तो वेग
वेग को हम हमेशा जो है देखिए परिमाण के साथ साथ दिशा को भी नोट करते हैं, इसमें व्यक्त करते हैं, इसीलिए वेग हमारा सदिश राशि और चाल हमारा अदिश राशि है। इतनी बात समझ में आई। अब चाल और वेग में एक छोटा सा अंतर क्या है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि एक गोला है, इस गोले पे एक जो है बाइक चलाने वाला आदमी यहाँ से चलाना शुरू किया, तो जब चलाना शुरू किया तो उसका जो स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा कहने का मतलब कि वो 1 घंटा में 10 किलोमीटर की दूरी को क्या करता है, तय करता है। और चाल का मैंने परिभाषा बताया था कि जितना समय में वो दूरी तय करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। तो मान लीजिए कि यहाँ से कोई व्यक्ति अपना गाड़ी को चलाना शुरू कर देता है, फिर वहाँ ये यहाँ आ जाता है, तो जब वृत्ताकार पथ पे जब गति होती है तो देखिए चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ 10 किलोमीटर है तो यहाँ भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा भी होगा, यहाँ भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा और यहाँ भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यानी जब कोई वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो उसके चाल में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन देखिए यहाँ पर केवल इसकी चाल की बात की जा रही है, इसमें दिशा की बात की जा रही है क्या, इसमें दिशा की बात नहीं हो रही है। लेकिन दूसरे गोले में आप जब वृत्त के बारे में उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे देखिए कि वही बाइक यहाँ से 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलना शुरू किया, तो ये देखिए ये इसकी दिशा को बता रहा है, तो ये दिशा ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, ये पूर्व की बात कर रहा है। यही चाल आदमी जब यहाँ से चलकर यहाँ आ जाएगा तो इसका चाल तो नहीं बदलेगा क्योंकि वृत्ताकार पथ पर है, लेकिन इसकी दिशा बदल जाएगी। अभी पूरब था, अब क्या हो जाएगा, पश्चिम। देखिए इसका पश्चिम है तो इधर पश्चिम हो जाएगा। तो देखिए फिर ये यहाँ आ गया तो इसका क्या हो गया, दक्षिण की ओर जा रहा है, तो चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस ध्यान दीजिएगा कि जब कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर चलता है तो उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन उसके दिशा में परिवर्तन आते हैं। तो जब केवल स्पीड की बात करेगा, केवल स्पीड की बात करेगा, देखिए स्पीड यहाँ भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 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 तो ये केवल चाल को बता रहा है, केवल चाल को, इसमें दिशा की चर्चा नहीं कर रहा है, इसलिए इसे चाल कहेंगे। ठीक है, चाल क्या है, एक सदिश राशि, अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा की बात नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब की ओर चला, फिर 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर 10 किलोमीटर पूरब की ओर। तो इसमें चाल के साथ साथ दिशा की भी बात हो रहा है। तो जिसमें चाल के साथ साथ दिशा की भी बात होगा वो क्या कहलाएगा, वेग कहलाएगा। तो चाल और वेग में अंतर समझ में आएगा। जिसमें दिशा की बात नहीं होगा उसे हम चाल कहेंगे, और जिसमें चाल देखिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी बात करेगा, यानी स्पीड के साथ साथ दिशा की भी बात करेगा तो उसे वेग कहेंगे। तो ये रहा चाल और वेग में अंतर। तो मैं कभी कभी चाल भी कह दूंगा और कभी कभी वेग भी कह दूंगा, तो आप घबराइएगा नहीं, दोनों का मतलब यही होता है। क्योंकि वेग हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हर बार हम दिशा की गणना नहीं कर सकते, इसीलिए जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम कहते हैं कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम चल रहे हैं। वहाँ ये नहीं कहते हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब की दिशा में चल रहा है, ये तो नहीं बोलते हैं। तो चाल और वेग एक दूसरे के इक्वल है, बस थोड़ा सा माइनर है। वेग में हम हमेशा चाल के साथ साथ दिशा के भी गणना करते हैं, लेकिन चाल में हम केवल स्पीड की, यानी चाल किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में इतना किलोमीटर दूरी तय किया। तो ये चाल और वेग में डिफरेंसेस थे जो कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। उम्मीद करूंगा कि ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट करते चले जाइएगा। अब इसी के समझते हैं कोणीय चाल होता क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को कैसे लगाया जाता है बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले समझिए कि कोणीय चाल क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था चाल और वेग में, तो सबसे पहले चाल से ही रिलेटेड हमारा कोणीय चाल है। तो मैंने आपको क्या बताया कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो मान लीजिए कि कोई एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है, तो देखिए यहाँ से कोई व्यक्ति जो है, यहाँ से कोई व्यक्ति, देखिए यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ चलना, यहाँ देखिए यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ गया, तो यहाँ गया तो देखिए इस यहाँ से लेकर कुछ दूरी तय किया, कुछ दूरी तय किया, तो इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। क्लियर है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी तय किया, और दूरी के साथ साथ जब मान लीजिए कोई बाइक से यहाँ तक गया तो जाने में कुछ टाइम भी तो लग रहा है। तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर हमको चाल निकालना हो तो दूरी कितना हो गया, देखिए ए से बी तक गया, तो ए से बी तक तो ए बी, और टोटल जो टाइम लगा उसको हम लोग टी से लिखते हैं। तो देखिए यहाँ हम जो है आसानी से जो है इसका चाल निकाल सकते हैं। कोई वृत्ताकार पथ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाता है तो वो उसकी चाल कितनी होगी, तो हम यहां से चाल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि कोणीय चाल क्या होता है, तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए इसी ये तो चाल निकाल के आप यहां से यहां तक जाने में आप चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक जाने में देखिए चाल कैसे निकाल, मैंने आपको समझा दिया।
उम्मीद करूंगा कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब समझिए कि कोणीय चाल क्या होता है। देखिए कोणीय चाल कहने का मतलब होता है, देखिए इसी से, देखिए यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ तक चला तो कोई एंगल देखिए तय किया, कोई एंगल तय किया तभी तो यहाँ से यहाँ तक आया। तो अगर आपसे पूछेगा कि कोणीय चाल होता क्या है, तो कोणीय चाल जो होता है, देखिए कोणीय चाल यहाँ से यहाँ तक कोई एंगल तय किया, तो कोई एंगल तय किया तो देखिए थीटा यानी कोण, अब बटा देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई टाइम लगा, तो देखिए इसका फार्मूला हमारा कोणीय चाल का ये हो गया, कोणीय चाल बराबर थीटा बट्टा टाइम, थीटा बट्टा टी हम कर सकते हैं। एक और पॉइंट समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जाने में यहाँ हम कोणीय चाल निकाल लेंगे, लेकिन ये बताइए कोई व्यक्ति यहाँ से चला अब पूरा घूम कर यहाँ आ गया, तो एक वृत्ताकार पथ पर जिस बिंदु से व्यक्ति जाता है पुनः उस बिंदु पर आ जाता है, वो कितने डिग्री का कोण बनता है, तो टोटल जो है वो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो जब हम एक चाल, देखिए एक चक्कर लगा लेंगे तो उसका कोणीय चाल कितना हो जाएगा, तो देखिए कोणीय चाल को हम लोग ओमेगा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से लिखेंगे तो वो ओमेगा मान लिया जाएगा। देखिए हम कोणीय चाल को किससे लिखेंगे, ओमेगा से। अब देखिए ओमेगा को हम क्या कर रहे हैं, पूरा इस बिंदु को हम यहाँ से चलना शुरू किए, अब पुनः अपने वापस स्थान पर आ गए, तो पूरा टोटल कितना चला 360। तो देखिए थीटा का मान हम कितना रख दे रहे हैं 360, और टाइम जो है हमको कुछ टाइम लगा होगा, तो जब एक चक्कर पूरा करेंगे, एक चक्कर पूरा लगाएंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा 360। अब देखिए 360 को हम इस रूप में लिख सकते हैं 2 × 180, देखिए 2 × 180 लिख सकते हैं। अब बट्टा हमारा कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। और मैथ में आपको पता होगा कि हम 180 को कुछ रूप में लिख सकते हैं, तो पाई को जो है हम 180 के रूप में लिख सकते हैं, और पाई का मान देखिए तीन टाइप का लिख सकते हैं। जैसे पाई को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, पाई का फ्रैक्शन में होता है 22/7, 22/7। अगर इसको डेसिमल में लिखना हो तो 3.14, यानी हम पाई को 3 तरह से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 180 की जगह आप कितना लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा वो 2π/t। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ किसी वृत्ताकार पथ पर कोई व्यक्ति एक चक्कर लगाता है तो उसका कोणीय चाल क्या हो जाएगा, तो देखिए कोणीय वेग बराबर, देखिए कोणीय चाल बराबर 2π/t, 2π/t। देखिए यहां तक आपको क्लियर हुआ। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। कैसे हुआ, तो कोणीय चाल क्या होता है कि कोई व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु तक चला, तो देखिए उसके बीच में कोई एंगल, देखिए कोई कोण बनाया, और उस कोण को हम लोग क्या करते हैं थीटा से, और थीटा को कोण बनाने में कुछ टाइम लगा होगा, तो θ/t को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय चाल कहते हैं। तो देखिए एक चक्कर लगाने में टोटल कितना डिग्री का कोण बनेगा, पूरा एक चक्कर लगाने में टोटल 180 डिग्री, और एक चक्कर लगाने में उसको कुछ टाइम लगा होगा तो 360। देखिए पूरा घूमेगा तो क्या होगा 360 ना होगा, 180 नहीं होगा, 360 होगा। तो एक चक्कर लगाने में 360 और एक चक्कर लगाने में कुछ टाइम लगा होगा, तो टी मान लिए। अब हम 360 को 2 पार्ट में तोड़ दिए, देखिए 2 × 180 में, और 180 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। तो अब आपसे पूछेगा कि एक चक्कर लगाने में कोणीय चाल क्या होगा, किसी वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में कोणीय चाल होगा कितना, तो आप आंसर दीजिएगा। वो देखिए कोणीय चाल बराबर यानी ओमेगा बराबर 2π/t। क्लियर है। जैसे घड़ी की सुइयां जो होती हैं, देखिए इसको मिटाकर देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहा हूं। देखिए जैसे हमारे पास एक मान लीजिए घड़ी है, तो घड़ी में हमारा 3 तरह की कांटे होती हैं, एक सेकेंड वाली, एक मिनट वाली, एक घंटी वाली। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि एक घड़ी में सेकेंड वाली सुई का कोणीय चाल क्या होगा, सेकेंड वाली सुई का कोणीय चाल क्या होगा, तो सेकेंड वाली कोण, देखिए सेकेंड वाली सुई का कोणीय चाल अगर आपसे पूछेगा, तो सेकेंड वाली सुई जो है एक बार में चक्कर यानी 1 मिनट में वो, यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड यानी 60 सेकेंड में जो है वो एक चक्कर लगा लेती है। तो टाइमिंग देखिए कितना है। अगर हमसे सुई वाली पूछेगा, केवल सेकेंड वाली सुई का, तो देखिए सेकेंड वाली सुई का कोणीय चाल क्या होगा, सेकेंड वाली सुई का कोणीय चाल क्या होगा 2π, अब बट्टा एक चक्कर सेकेंड वाली सुई कितना सेकेंड में, 60 सेकेंड में, तो 60 सेकेंड यहाँ लिख दीजिए। देखिए 2 से काटेंगे तो 30 बार में, यानी हमारा सेकेंड वाली सुई का जो कोणीय चाल होगा वो π/30 होगा। इसी तरह आपसे मिनट वाला पूछेगा, तो क्या होगा, मिनट वाला हो जाएगा, देखिए पूरा चक्कर कितना 2π। अब मिनट देखिए पहले 1 घंटा, तो 1 घंटा में कितना 60 मिनट होता है, लेकिन हम तो मिनट में समय का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकेंड होती है। तो इस मिनट को भी हम क्या करेंगे, सेकेंड में बदल देंगे।
तो 60 मिनट और फिर उसके बाद 60 सेकेंड, दोनों का गुना कर देंगे तो 2 पाई बाई कितना 3600, ये 3600 से कटेगा, यानी मिनट वाली सुई का कोणीय चाल कितना हो गया पाई बाई 1800, पाई बाई 1800। तो ये आपको निकालने आ गया, ये आपको निकालने आ गया कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए घड़ी के सुई में सेकेंड वाले सुई का कोणीय चाल क्या होगा, तो इस फार्मूला का बस याद रखिएगा, ओमेगा बराबर पूरा एक चक्कर लगाएगा कितना 2 पाई, और जाने में कुछ टाइम लगेगा। अगर सेकेंड वाली सुई का करेगा तो 60 से भाग दे दीजिएगा, और मिनट वाली सुई का कोणीय चाल पूछेगा तो 60 × 60, देखिए 60 × 60 करके पाई बाई 1800 रख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब कोणीय चाल आपको निकालने आ गया। अब एक क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा उस पॉइंट को समझ जाइए, उस पॉइंट को आप समझ जाइए बेहतर तरीके से कैसे होगा वो देखिए। एक पॉइंट और समझ जाइए, जैसे अगर आपसे कोई पूछ दिया, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि 6 मीटर घड़ी की सेकेंड वाली सुई का रेखीय चाल क्या होगा, रेखीय चाल क्या होगा। तो देखिए इस पॉइंट को समझिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल में पूछेगा कि 6 मीटर घड़ी की सेकेंड वाली सुई का रेखीय चाल क्या होगा। तो देखिए रेखीय चाल को हम लोग v से लिखते हैं। अब v बराबर होता है r × ओमेगा, ठीक है। तो देखिए जो त्रिज्या दे दिया, क्योंकि घड़ी हमारा तो एक गोला है और घड़ी का जो लंबाई दे दिया तो यही तो त्रिज्या हो गया 6 मीटर, यही तो 6 मीटर घड़ी की त्रिज्या हो गई। तो इसमें से तो हमको त्रिज्या का मान पता चलेगा, लेकिन हमको ओमेगा के बारे में पता नहीं है। तो कोणीय चाल को मैंने आपको निकालना सिखा दिया हूं। कैसे, देखिए कोणीय चाल क्या होता है, कोणीय चाल बराबर पूरा चक्कर 2 पाई बाई टी, कितना पूरा चक्कर 2 पाई बाई टी। और किसकी बात की है, सेकेंड वाली सुई की। तो सेकेंड वाली सुई क्या हुआ, पूरे 60 सेकेंड में एक चक्कर लगाएगा। तो देखिए 2 पाई बाई 60 कटेगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 30, यही होगा। अब देखिए हमको ओमेगा का मान पता चल गया, और जब ओमेगा का पता चल गया तो यहाँ से आप रेखीय चाल निकाल सकते हैं सेकेंड वाली सुई का। देखिए आर का मान कितना है 6 है, इनटू अब देखिए ओमेगा का मान पाई बाई 30, यहाँ से ये कटेगा तो देखिए रेखीय चाल कितना हो गया पाई बाई 5, पाई बाई 5 हो गया इस सेकेंड वाली सुई का रेखीय चाल। तो ये आपको न्यूमेरिकल निकालने आ गया। कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि 6 मीटर घड़ी की सेकेंड वाली सुई का रेखीय चाल क्या होगा, तो रेखीय चाल से पहले आपको क्या होगा, इस कोणीय चाल यानी इस ओमेगा का मान निकालना पड़ेगा। और ओमेगा का मान मैंने निकालना सिखा दिया हूं कि ओमेगा बराबर 2 पाई, पूरा चक्कर में 2 पाई और कुछ समय लगेगा तो 2 पाई बाई टी। अब बात किसकी कर रही है, सेकेंड का, तो सेकेंड में हम क्या करेंगे 60 से गुना कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक सेकेंड वाली सुई जो है 60 सेकेंड में एक चक्कर लगाती है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं पाई बाई 30 डिग्री। देखिए पाई बाई 30 डिग्री। अब इस पाई का ओमेगा का मान पता चल गया तो रेखीय चाल ये फार्मूला में रख दीजिएगा, तो वहां से आप रेखीय चाल निकाल सकते हैं। ये बातें आपको समझ में आई। अब आइए सब समझते हैं कि त्वरण होता क्या है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस पॉइंट को समझते हैं, बहुत ही बारीकी से समझेंगे और उम्मीद करूंगा कि ये सब वीडियो जो है आपको, ये सब टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा पर्पज़ ये है कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ठीक है। आइए अब हम समझते हैं कि त्वरण क्या होता है। पॉइंट्स को समझते हैं कि त्वरण होता क्या है, एक्सीलरेशन होता क्या है। तो उसको अच्छे से समझिएगा। उम्मीद करूंगा कि मैं जितने भी बातें आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं उसका 100% आपको समझ में आएगा और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि त्वरण होता क्या है। देखिए त्वरण क्या है, तो त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे फार्मूला के माध्यम से समझिए। देखिए वेग में परिवर्तन का मतलब कि जो उसका स्पीड होगा उसमें परिवर्तन होगा, और दर किसको बोलेंगे, समय को बोलेंगे। तो वेग में परिवर्तन की दर को, दर किसे बोलेंगे, तो टाइम को कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। बोलचाल की भाषा से हम समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप कोई गाड़ी चला रहे हैं तो उसका प्रत्येक सेकंड उसके चाल में जो होगा, उसकी स्पीड में जो परिवर्तन होगा वही तो त्वरण होगा। जैसे हम एक्सीलरेटर लेते हैं, गाड़ी का एक्सीलरेटर लेते हैं, तो जब जब एक्सीलरेटर तो उतना तेज हमारा गाड़ी का स्पीड क्या होता है, बढ़ते रहता है। तो प्रत्येक सेकेंड में जब हमारे वेग में जो परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति 20 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से क्या कर रहा है, चल रहा है, 20 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से चल रहा है। तो पूछेगा कि 5 सेकेंड के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा। तो 5 सेकेंड में यानी हर सेकेंड में वो 20 मीटर क्या करेगा, दूरी तय करेगा। तो 5 सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो 20 × 5 × टोटल हमारा हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। यानी वो जो दूरी तय करेगा वो 20 मीटर, यानी टोटल कितना 5 सेकेंड में दूरी तय करेगा, वो 100 मीटर की दूरी वो तय करेगा। तो त्वरण का मतलब ये होता है कि हर सेकेंड में जो इसके
स्पीड में जो परिवर्तन होगा वही त्वरण कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। त्वरण एक बार फिर से कह दे रहा हूं कि हर सेकेंड में परिवर्तन जो होगा उसके स्पीड में वही त्वरण कहलाएगा। त्वरण का मतलब ये होता है एक्सीलेटर लेते रहिए, स्पीड भगाते रहिए, त्वरण लेते रहिए, देखिए एक्सीलेटर लेते रहिए, स्पीड गाड़ी का भगाते रहिए। इतना बात आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट समझिए, देखिए त्वरण को हम लोग हमेशा जो है स्मॉल ए से लिखते हैं और इसका जो फार्मूला होगा वो अंतिम वेग में से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से गाड़ी शुरू किए और अंतिम में होगा, तो अंतिम वेग में से उसको प्रारंभिक वेग को जब घटा देंगे और समय से भाग देंगे तो वो त्वरण कहलाएगा। अब आपके दिमाग में आता होगा कि अंतिम वेग और ये प्रारंभिक वेग होता क्या है, तो इसको अच्छे से समझिए। अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग कब शून्य होता है और अंतिम वेग कब शून्य होता है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम प्रारंभिक वेग का, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसका, प्रारंभिक वेग का। प्रारंभिक वेग को हम हमेशा u से लिखते हैं और कहने का मतलब फिर से समझिए कि प्रारंभिक वेग को हम u से लिखेंगे और प्रारंभिक वेग का मान शून्य कब होगा इसको समझना होगा। प्रारंभिक वेग का मान शून्य कब होगा, जब कोई व्यक्ति हमारे सामने रुका रहेगा। जैसे हम आपके सामने रुके हुए हैं तो मेरा जो प्रारंभिक वेग है उसका मान क्या हो जाएगा, वो शून्य होगा। प्रारंभिक वेग का मान क्या होगा, शून्य होगा। यानी जब आपके सामने कोई गाड़ी रुकी हुई है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन जब कोई आपके सामने कोई गाड़ी आकर रुकी तो फिर वो प्रारंभिक वेग उसका मान शून्य नहीं होगा, क्योंकि वो प्रारंभिक वेग कहीं से चला होगा तब तो आके रुका होगा। तो वो कहीं से आकर चला और तब हमारे आंख के सामने आके रुकेगा, तो वो उसका मान हो गया अंतिम वेग। अब अंतिम वेग को हम लोग लिखते हैं, हम लोग अंतिम वेग के लिखते हैं, देखिए अंतिम वेग को हम लोग लिखते हैं किससे, v से लिखते हैं। तो जब कोई गाड़ी आकर हमारे सामने आकर रुकेगी तो उसका v का मान हो जाएगा शून्य, v का मान हो गया शून्य। लेकिन वो गाड़ी पहले से रुकी हुई है और वहां पर हम भी खड़े हैं। देखिए गाड़ी आकर पहले से रुकी हुई, आकर हम खड़े हो गए और हमारे खड़े होने के बाद गाड़ी चलना शुरू किया, तब उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी यहां से चलाते गए और जाके दूसरे पॉइंट पर जाके रुक गए, तो दूसरे पॉइंट पर जाके रुक गए तो वो आपका हो गया अंतिम वेग, क्योंकि हम यहां से चलना शुरू किए। पहले तो गाड़ी रुका हुआ था ना, पहले गाड़ी रुका हुआ था तो ये हो गया प्रारंभिक वेग। अब प्रारंभिक का वेग मान हो गया शून्य, लेकिन जब यही स्पीड जाकर कहीं रुक गया तो ये अंतिम हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा शून्य। क्लियर है। क्वेश्चन में कभी कभी कहता है कि कोई वस्तु जो है विरामावस्था से चलना शुरू करती है, तो विरामा का मतलब क्या, कि वो रुका हुआ था तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, जब आपके सामने कोई वस्तु खड़ी रहेगी तब वो चलेगी तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य हो जाएगा। लेकिन वो आकर खड़ी हो जाएगी तो फिर उसका प्रारंभिक वेग शून्य नहीं होगा। हो सके वो कहाँ से चला होगा हम ही थोड़ी ना देखने गए थे, लेकिन जब आपके सामने कोई खड़ी रहेगी तब वो चलेगी तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य हो जाएगा। लेकिन जब वो आकर खड़ी हो जाएगी तो वो प्रारंभिक वेग नहीं हो जाएगा। वो कौन सा वेग हो जाएगा, वो अंतिम वेग हो जाएगा, जिस अंतिम वेग को हम लोग v से लिखते हैं और प्रारंभिक वेग को हम लोग u से लिखते हैं। कब शून्य होगा, ये बातें समझ में आ गई। कब शून्य होगा समझ में आया कि नहीं। जब विरामावस्था कह देगा तो विरामा का मतलब होता है कोई चीज़ जो है खड़ी है, हमको कहेगा कि जो है अमित सर जो है विरामावस्था से चलना शुरू करते हैं, तो विरामावस्था का मतलब कि मेरा जो प्रारंभिक वेग हो गया वो शून्य हो गया। ठीक है। और जाके हम मान लीजिए स्पीड हम चले और कहीं ना कहीं तो रुकना ही है, तो वो हमारा हो जाएगा अंतिम वेग, जिसको हम लोग v से लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और टाइम को हम लोग दर कहते हैं। तो जब वेग में परिवर्तन होगा, जब त्वरण कैसे निकालेंगे, तो अंतिम वेग को में से प्रारंभिक वेग को जब घटा देंगे और टाइम से भाग देंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, त्वरण आ जाएगा। बात को समझिए। त्वरण एक प्रकार का, देखिए त्वरण एक प्रकार का सदिश राशि है, त्वरण एक प्रकार का सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो देखिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। मैं आपको यूनिट और जो मात्रा का जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से चैप्टर को बनाऊंगा, तो यहाँ पर आप केवल समझ जाइए कि त्वरण का मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। एक और चीज देखिए, जब आपका वेग समान होगा, जब आपकी स्पीड समान होगी तो वहां पर त्वरण जो हो जाता है वो शून्य हो जाता है। क्लियर हो गया। वहां पे जो त्वरण हो वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी जब आपकी गाड़ी जब एक्सीलेटर बढ़ाइबे नहीं करेंगे तो आपका स्पीड एक चाल से चलेगा, और जब आपका स्पीड एक समान होगा तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब वेग समान होता है, एक समान वेग से त्वरण का मान होगा तो त्वरण का मान होगा शून्य हो जाएगा। क्लियर है। अब त्वरण दो तरह का होता है, एक त्वरण होता है धनात्मक, एक त्वरण होता है हमारा धनात्मक, ये कई बार पूछा गया है, और एक त्वरण होता है हमारा मंदन। मंदन के बारे में कई बार चर्चा की जाती है, पुस्तक में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो धनात्मक त्वरण का मतलब होता है कि कोई स्पीड से कोई गाड़ी आगे बढ़ रही है, उसका देखिए त्वरण भी बढ़ रहा है। तो ये त्वरण जब बढ़ रहा है तो इसका गाड़ी का स्पीड भी बढ़ रहा है, तो जब गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा
तो उस त्वरण को हम लोग धनात्मक त्वरण कहेंगे। लेकिन जब गाड़ी का खूब स्पीड कर दिए और फिर वो गाड़ी जो है स्पीड उसकी धीरे होने लगी, तो वहाँ पे त्वरण का मान कम हो रहा है और उस त्वरण को हम लोग मंदन के नाम से जानते हैं। यानी त्वरण के में कमी आ जाना। त्वरण, एक बाइक जब बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, लेकिन त्वरण में जब कमी आ जाएगी तो उस त्वरण को हम लोग कहते हैं मंदन। इस मंदन को हम लोग कभी कभी माइनस से भी डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो ये सब बातें आपके कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर करेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा जितने भी आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो जरूर 100% समझ में आया होगा। और समझ में आया होगा तो मैं प्यारे बच्चों एक बार आपसे फिर से कहता हूं कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।